स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं साइंस बीबीए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है क्या उत्पन्न करती है, पर डैश देने का मतलब वही है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा उत्पन्न करती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी आकर्षण बल उत्पन्न करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी चालक पर बल उत्पन्न करती है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई घटना नहीं घटती। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चालक पर बल उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। तीसरा प्रश्न, जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है। जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। चौथा प्रश्न, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन है, या ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, या ऑप्शन नंबर सी सूर्य। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी पानी, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। उत्तर होना चाहिए सूर्य, पर यहाँ पर ए और बी दोनों दे दिया है। इसका मतलब कोयला और सूर्य दोनों हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला और सूर्य दोनों। छठा प्रश्न, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, बाकी सब पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला ये तीनों है। सातवां प्रश्न, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 किलोमीटर कम से कम होना चाहिए। आठवां प्रश्न, सौर पैनल का निर्माण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक सौर सेलों के संयोजन से। नौवां प्रश्न, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा का योगदान करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवरक्त विकिरण। 10वां प्रश्न, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरल से सुलभ हो, या फिर जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, या फिर जिसका भंडार तथा परिवहन आसान हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। 10वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सही है। ये तीनों होगा, उसी को हम उत्तम ऊर्जा कहते हैं। अगर बिहार बोर्ड की परीक्षा में यह पूछ दिया जाए कि उत्तम ऊर्जा किसे कहते हैं सब्जेक्टिव में, तो आप उसका उत्तर भी ये तीनों लिख सकते हैं। जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिकतम कार्य करे, या जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, उसे ही उत्तम ऊर्जा कहते हैं। 11वां प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूरेनियम। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, बाकी सब लकड़ी, गोबर गैस, जैव मात्रा या कोयला ये तीनों हैं जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण। 13वां प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। इसमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा। बाकी सब पवन ऊर्जा, सौर जैव द्रव्य ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये तीनों नवीकरणीय ऊर्जा हैं, मतलब इनको फिर से बनाया जा सकता है। और नाभिकीय ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय मतलब इसको फिर से नहीं बनाया जा सकता है एक बार समाप्त हो जाने पर। 14वां प्रश्न,
पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण कार्य के रूप में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा का। 15वां प्रश्न, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलप्रपात कब नहीं कर सकते? तो यह किस दिन हम सूर्य मतलब गर्म जल प्राप्त करने के लिए जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं? आंधी वाले दिन में, या गर्म दिन में, या धूप वाले दिन में, या बादलों वाले दिन में? तो इसका बहुत ही आसान है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बादल जिस दिन रहेगा उस दिन तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो उस दिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। 15वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न, प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है? आपको बताना है प्राकृतिक गैस जो है वो ऊर्जा का कैसा स्रोत है। अनवीकरणीय है, या फिर नवीकरणीय है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राकृतिक गैस ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। प्राकृतिक गैस एक बार समाप्त हो जाएगा तो फिर उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, बाकी तीनों जो है लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये है। 18वां प्रश्न, सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग किस दिन नहीं किया जा सकता? ये ऊपर भी है, दोनों प्रश्न सेम ही है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बादलों वाले दिन हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जिस दिन बादल रहेगा उस दिन तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम उस दिन इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? मतलब कौन नवीकरणीय स्रोत है, अर्थात मतलब जो समाप्त हो जाए तो उसे फिर बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लकड़ी जो है वो नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर बनाना इनको बहुत ही कठिन है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये अनवीकरणीय स्रोत है। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, और ऑप्शन नंबर सी गोबर गैस, और ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। इन चारों में से कौन जो है वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोबर गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। 21वां प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो ये बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। इसको आप ज़रूर याद रखें, सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 21वां का। 22वां प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर काम करता है हाइड्रोजन बम। 23वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसको आप जरूर याद रखें। 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। 24वां प्रश्न, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैल्वेनीकरण कहते हैं। एग्जाम में आपसे यह भी पूछा सकता है कि गैल्वेनीकरण क्या है या फिर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। हमारा अगला 25वां प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा उपचयन। श्वसन जो है वो उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। 26वां प्रश्न, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी उपचयन है। 25 और 26 दोनों का उत्तर एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी उपचयन। श्वसन और शरीर में भोजन का पचना ये दोनों उपचयन अभिक्रिया है। 27वां प्रश्न, निम्नांकित में कौन लवण है? तो ये हो जाएगा K2SO4, ऑप्शन नंबर सी। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। 28वां प्रश्न,
हमारा शरीर पीएच के किस परास के बीच कार्य करता है? यह बहुत ही VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8। हमारा शरीर 7.0 से लेकर 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। 29वां प्रश्न, क्षारकीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा 7 से अधिक, ये क्षारकीय विलयन का हो जाएगा, और अम्लीय विलयन का 7 से कम, और उदासीन विलयन का 7। इसको आप जरूर याद रखिए, क्षारकीय विलयन का pH मान 7 से अधिक, क्षारकीय विलयन 7 से अधिक। अगला 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरिस प्लास्टर। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित के pH के कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका उत्तर चुनना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, 7 है और 6 है, और एक ही है जो 7 से ऊपर है, तो है 13। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13। अगर आपको नहीं भी याद रहे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि तीनों एक ही जैसा है, मतलब 7 है या ना तो 7 से कम है, पर 13 जो है वो 7 से अधिक है, मतलब ये क्षारक है, क्षारकीय विलयन है। तो 31 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 13, जो 7 से अधिक है। 32वां प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaOCl2। 33वां प्रश्न, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10। वे विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्ल। निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? इन चारों में से 35वां प्रश्न का 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी HNO3। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NaCl2। ज़्यादा टाइम ना लगे इसके लिए मैं वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, पूरा ऑप्शन आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। आप लोग केवल ऑप्शन देखिए और जो सही है उसे याद कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं भाई, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। 36वां प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा NaCl2। 37वां प्रश्न, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? तो इसका बहुत ही आसान है। जल में जो घुलनशील क्षारक होता है उसे क्षार कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37वां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी Hb। 39वां प्रश्न, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसको सोल्डर कहते हैं। यह बहुत ही VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पिछली बार पूछा भी गया था। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सोल्डर। 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतिम प्रश्न, पीतल क्या है? पीतल क्या है? धातु है या फिर अधातु है या फिर मिश्र धातु या फिर उपधातु है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल एक मिश्र धातु है। इस 40 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।